नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी भाषा की 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक अभ्यास सागर के पाठ 4 दोपहरी कविता को करेंगे। और यह पाठ जो है अलंकार से संबंधित है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर कुछ पंक्तियां दी गई हैं, इन्हें देखते हैं। घूम घूम जो बल खाती थी सर्प सरीखी, कोई बाहर नहीं निकलता सांझ समय तक। नभ पर चमचम चपला चमकी, लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल। हमने ये पंक्तियां पढ़ी, काव्य पंक्तियां। अब इसी से संबंधित आगे देखते हैं कि इन काव्य पंक्तियों में मोटे काले शब्दों में जिस वर्ण की आवृत्ति हुई है उसे शब्द सहित लिखिए। ये देखिए, पहली पंक्ति है घूम घूम जो बलकाती थी सर्प सरीखी, इसमें ये जो काले अक्षरों में दिया हुआ है, ठीक है। अगले में देखिए, कोई बाहर नहीं निकलता सांझ समय तक। नभ पर चमचम चपला चमकी, चमचम चपला चमकी, और लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल। अब देखिए, पहली पंक्ति में स की आवृत्ति हुई है सर्प सरीखी, स से सर्प, स से सरीखी। अब दूसरी पंक्ति में देखिए, इसमें भी स की आवृत्ति हुई है, तो स से सांझ और स से ही समय, सांझ समय। अगली पंक्ति में देखिए, तीसरी पंक्ति में नभ पर चमचम चपला चमकी, यानी च की आवृत्ति। चमचम, च से चमचम, च से चपला और च से ही चमकी, ठीक है। आगे देखिए, चौथी पंक्ति में देखिए, ये जो काले अक्षरों में दिया हुआ है लाली लाल लाल, यानी ल की आवृत्ति। किसकी आवृत्ति हो रही है? ल की। लाली लाल लाल, ठीक है। अब देखिए, ध्यान से देखिए, इस प्रकार के प्रयोग कविता के सौंदर्य में वृद्धि करते हैं, इन्हें अलंकार कहा जाता है। जैसे ये प्रयोग दिए गए हैं कि नभ पर चमचम चपला चमकी, कोई बाहर नहीं निकलता सांझ समय तक। जो इस प्रकार के कविता में जब प्रयोग किए जाते हैं तो वे प्रयोग कविता के सौंदर्य में वृद्धि करते हैं, जिन्हें ही अलंकार कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अलंकार। अलंकार शब्द दो शब्दों अलम तथा कार के योग से बनता है। अलम का अर्थ है भूषण तथा कार का अर्थ है करने वाला, यानी इसे भूषण यानी आभूषण भी कहते हैं इसे। जिस प्रकार आभूषण स्त्रियों के सौंदर्य में वृद्धि करता है, उसी प्रकार कवि अपनी रचनाओं में अलंकारों के माध्यम से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। आगे देखिए, जिस साधन से काव्य के सौंदर्य में वृद्धि होती है उसे अलंकार कहते हैं। अर्थात काव्यकार जिस भी किसी साधन का प्रयोग अपने काव्य को और सुंदर बनाने के लिए, उसकी सौंदर्य में वृद्धि करने के लिए करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। आगे अच्छे से आपको समझ में आएगा जब हम इसके उदाहरण देखेंगे। ये देखिए, पहला उदाहरण, इस करुणा कलित हृदय में। इसमें करुणा कलित में यानी क की आवृत्ति हो रही है। करुणा कलित में किसकी आवृत्ति? क की आवृत्ति। चारु चंद्र की चंचल किरणें, ये दूसरा उदाहरण है, इसमें च की आवृत्ति। तो ये अनुप्रास अलंकार के उदाहरण है। अलंकार कई प्रकार के होते हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। पहला अलंकार जो हम पढ़ रहे हैं वह क्या है? अनुप्रास अलंकार। ये जो उदाहरण है ये अनुप्रास अलंकार के हैं, जिनमें
पहले उदाहरण में क की आवृत्ति करुणा कलित में और दूसरे उदाहरण में च की आवृत्ति चारु चंद्र की चंचल किरणें। देखिए बच्चों, जहां एक वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। ध्यान दीजिए, जहां एक वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है, जैसे यहाँ पर च की, च से चारु, च से चंद्र और च से ही चंचल, यहाँ पर च की आवृत्ति कई बार हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ये प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में से अनुप्रास अलंकार के उदाहरण छांट कर लिखिए तथा कारण भी बताइए कि इसमें अनुप्रास अलंकार क्यों होगा। पहला उदाहरण देखते हैं। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। इसमें देखिए त की आवृत्ति हो रही है। देखिए, त से तरनी, त से तनुजा, तट तमाल तरुवर। ये देखिए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर, यानी त की आवृत्ति बार बार होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। अगला उदाहरण देखिए। मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियाला। मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियाला। इसमें देखिए, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर और मनुज, इन शब्दों में म की आवृत्ति बार बार होने के कारण, अर्थात इन काव्य पंक्तियों में, इस काव्य पंक्ति में म की आवृत्ति बार बार होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। अगला देखिए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करिके करुणा निधि रोए। इसमें देखिए, देखी सुदामा की दीन दशा, देखी दीन दशा, ये देखिए द की आवृत्ति यहाँ पर भी द, और इसमें क की आवृत्ति, यानी इस काव्य पंक्ति में द और क दोनों की ही आवृत्ति बार बार हो रही है, इस कारण भी यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। देखी दीन दशा करुणा करिके करुणा निधि, यानी द और क की आवृत्ति बार बार होने के कारण अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अलंकार का अगला हमारा भेद है उपमा अलंकार। अगला प्रकार कौन सा है? उपमा अलंकार। इसे भी पढ़ते हैं और समझते हैं। इसका पहला उदाहरण देखिए। समय शीला सा जम जाएगा। अगला उदाहरण, यह देखिए अरविंद से शिशुवृत्त कैसे सो रहे हैं। ये देखिए उदाहरण क में, यानी पहले उदाहरण में समय की तुलना किससे की गई है? शीला से, अर्थात समय को इसमें चट्टान की तरह जमते हुए बताया गया है कि समय शीला सा जम जाएगा, यानी समय की जो तुलना है वह शीला से की गई है अर्थात। और दूसरे उदाहरण ख में, इसमें देखिए, यह देखिए अरविंद से शिशुवृत्त कैसे सो रहे हैं। यहाँ पर शिशुओं की तुलना अरविंद यानी कमल से की गई है, अतः यहाँ उपमा अलंकार है। अर्थात जिसकी तुलना, जिसमें किसी की तुलना की जाती है उसमें उपमा अलंकार होता है। जैसे देखिए, आगे देखते हैं, अच्छे से समझते हैं। जहां किसी व्यक्ति वस्तु की तुलना किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से किसी समानता के आधार पर की जाए वहां उपमा अलंकार होता है। दोबारा देखिए, जहां किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से किसी समानता के आधार पर की जाए वहां उपमा अलंकार होता है। जैसे इस पहले उदाहरण में समय की तुलना शीला से की गई है और अगले उदाहरण में शिशु की तुलना अरविंद यानी कमल से की गई है। आगे देखिए, उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। पहला उपमेय। उपमेय किसे कहते हैं? जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए। इन ऊपर के वाक्यों में
काव्य पंक्तियों में किसकी तुलना की गई है? इसमें समय की तुलना की गई है और इसमें शिशुओं की तुलना की गई है। तो उपमेय क्या है हमारे? समय और शिशु। क्या है? समय और वह शिशु। अगला देखिए उपमान। पहला था उपमेय जिसकी तुलना की जाए, अगला है उपमान जिससे तुलना की जाए। अब समय और शिशु की तुलना किससे की जा रही है? समय की शीला से और शिशु की अरविंद से यानी कमल से की जा रही है। तो यहाँ पर यह शीला और अरविंद उपमान है जिनसे तुलना की जाए। अगला अंग है इसका समान धर्म। जिस गुण के कारण तुलना की जाए। अब किस गुण के कारण की जा रही है? समय की तुलना शीला से किस गुण के कारण की जा रही है? जमना, कि समय शीला सा जम जाएगा। और अगले उदाहरण में अरविंद की तुलना, शिशु की तुलना अरविंद से यानी कमल से की गई है। वे कोमलता के आधार पर की गई है कि शिशु जो है वह कमल के समान कोमल है। ठीक है। और इसका चौथा अंग है वाचक शब्द। वाचक शब्द कौन सा होता है? समानता बताने वाले शब्द, जैसे सा, से, सी, जिनसे समानता की जा रही है वे शब्द। जैसे इसमें था समय शीला सा जम जाएगा। यह देखिए अरविंद से, तो यहाँ पर सा और से वाचक शब्द हैं, समानता बताने वाले शब्द। आगे बढ़ते हैं। अब हम उपमा अलंकार के कुछ उदाहरण देखेंगे और उन्हें अच्छे से पढ़ेंगे ताकि हमें और अच्छे से समझ में आ जाए। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में उपमा अलंकार स्पष्ट कीजिए। पहला देखिए, काली सड़कें तार कोल की अंगारें सी जली पड़ी थी। इनमें सड़कों के अत्यधिक गर्म होने के कारण उनकी तुलना अंगारों से की गई है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार। ये देखिए, सड़कों की तुलना अंगारों से यानी अंगारों के समान जो है सड़कें जल रही हैं। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? उपमा। आगे देखिए, एक रम्य उपवन था नंदनवन सा सुंदर। यहाँ पर सुंदर व रमणीय उपवन होने के कारण उसकी तुलना नंदनवन से की गई है। नंदनवन एक बहुत ही सुंदर उपवन है, इसलिए उसकी तुलना इससे की गई है। तो यहाँ पर भी उपमा अलंकार होगा। आगे बढ़ते हैं। नंगे नंगे दीर्घकाय कंकालों से वृक्ष खड़े थे। जब वृक्षों के पत्ते झड़ने के बाद वे नंगे लंबे शरीर वाले कंकालों के समान दिखाई दे रहे हैं, अर्थात यहाँ वृक्षों की तुलना कंकालों से की गई है। वृक्षों की तुलना किससे की गई है? कंकालों से की गई है। तो यहाँ पर भी हमारा उपमा अलंकार होगा। आगे बढ़ते हैं। नील गगन सा हृदय शांत हो रहा। नील गगन सा हृदय शांत हो रहा यानी मन या हृदय शांत होने के कारण उसकी तुलना नील गगन अर्थात नीले आसमान से की गई है। अर्थात जब बारिश होती है, बारिश होने के बाद जब आसमान से काले बादल छंट जाते हैं तो आसमान जो है बिल्कुल शांत और नीला आसमान साफ दिखाई देता है। उसी प्रकार जब मन या हृदय शांत होने के कारण, मन और हृदय को शांत होने के कारण उसकी तुलना नील गगन से की गई है, नीले आसमान से की गई है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। तो इस उप अलंकार की पहचान आप इससे भी कर सकते हैं जिसमें सी, सा, से, सा या सी, सा, से इस तरह के शब्द लगे हों तो वहां पर उपमा अलंकार होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अलंकार का अगला प्रकार है रूपक अलंकार। आइए इसे भी समझते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इसका पहला उदाहरण है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अगला उदाहरण पर नर व्याघ्र सुयोधन।
ध्यान से देखिए। उदाहरण क में राम उपमेय है, रतन धन उपमान, रतन धन उपमान का, तथा उदाहरण ख में इसमें नर उपमेय है और व्याघ्र जो है उपमान है, व्याघ्र उपमान का अत्यधिक समानता के कारण आरोप किया गया है। ये रूपक अलंकार के उदाहरण हैं। अर्थात जहां पर गुण की अत्यंत समानता को दर्शाने के लिए उपमेय और उपमान को एक ही कर दिया जाता है, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि उपमान को उपमेय पर आरोपित किया जाता है, वहां पर रूपक अलंकार होता है। देखिए, उपमा अलंकार और रूपक अलंकार एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। उपमा अलंकार में तो केवल एक यही अंतर है इन दोनों में कि उपमा अलंकार में उसमें किसी से तुलना की जाती है, समय या जैसे किसी भी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु की से उसकी समानता के आधार पर की जाती है तुलना। और रूपक में यहाँ पर तुलना तो होती है लेकिन उसे वही मान लिया जाता है। जैसे राम रतन धन, राम को रतन धन ही मान लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, जहां उपमेय और उपमान की अत्यधिक समानता को प्रकट करने के लिए उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया जाता है, वहां रूपक अलंकार होता है। अगला प्रश्न देखिए, इसी से संबंधित। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में रूपक अलंकार स्पष्ट कीजिए। ये देखिए, चरण कमल बंदो हरिराई। इन पंक्तियों में चरण जो है वह उपमेय है, में कमल उपमान का अत्यधिक समानता के कारण आरोप किया गया है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। आगे बढ़ते हैं अगले उदाहरण की तरफ। अगला उदाहरण है गुरुपद पंकज सेवा, यानी गुरु के चरण या पद उपमेय है, में पंकज या कमल उपमान का अत्यधिक समानता के कारण आरोप किया गया है। अर्थात गुरु के पद यानी चरणों को की तुलना पंकज से नहीं की गई है, उन्हें पंकज यानी कमल ही मान लिया गया है। यहाँ पर देखिए सा से सी नहीं दिया गया है, पर उन्हें जैसे गुरु के जो पद हैं, चरण हैं, उन्हें पंकज अर्थात कमल ही मान लिया गया है कि वे कमल ही हैं, तो यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। कोई भेद नहीं किया गया इनमें, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। अगला देखिए उदाहरण। मन सागर मनसा लहरी बूढ़े बहे अनेक। मन उपमेय है, पर सागर उपमान का एवं मनसा यानी इच्छा, मनसा यानी इच्छा उपमेय है, और लहरी लहर यानी उपमान का अत्यधिक समानता के कारण आरोप किया गया है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर भी रूपक अलंकार होगा। अगले उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं, अगले अलंकार की तरफ। हमारा अलंकार का जो अगला प्रकार है वह है मानवीकरण अलंकार। तो इसे भी पढ़ते और समझते हैं। आंधी इतराने लगी लगते ही आषाढ़ के, ये एक उदाहरण दिया गया है मानवीकरण अलंकार का। आंधी को, इसमें आंधी को मनुष्य के समान इतराने की क्रिया करते दिखाया गया है, अतः यहाँ मानवीकरण अलंकार है। अब देखिए, कभी को आंधी जो है वह मनुष्य की तरह इतरा सकती है? नहीं, लेकिन या इसमें आंधी को मानव की तरह, मनुष्य की तरह ही इतराने की क्रिया करते हुए दिखाया गया है, जिस काव्य पंक्ति में किसी भी निर्जीव वस्तु को मनुष्य की भांति व्यवहार करते हुए दिखाया जाए, वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। इसे हम आगे और अच्छे से समझते हैं। ये देखिए, जड़ या अचेतन तत्वों पर अर्थात निर्जीव वस्तुओं पर मानवीय भावों, संबंधों और क्रियाकलापों का आरोप करके उन्हें मनुष्य के समान व्यवहार करते हुए
दिखाना ही मानवीकरण अलंकार है। अर्थात किसी निर्जीव वस्तु में जान भरकर उसे मनुष्य के समान ही व्यवहार करते हुए दिखाना ही मानवीकरण अलंकार है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, हम मानवीकरण अलंकार के कुछ उदाहरण करते हैं, उससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में मानवीकरण अलंकार स्पष्ट कीजिए। पहला उदाहरण देखिए, कलियां दरवाजे खोल खोल जब झुरमुट में मुस्काती हैं। अर्थात कलियों को मनुष्य के समान मुस्कुराने की क्रिया करते हुए दिखाया गया है कि कलियां दरवाजे खोल खोल जब झुरमुट में मुस्काती हैं। अर्थात कलियों को झुरमुट में, झुंड में मुस्काते हुए बताया गया। जब वह खिलती हैं तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह मुस्कुरा रही हैं, यानी कलियों को मनुष्य के समान मुस्कुराने की क्रिया करते हुए दिखाया गया है। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार होगा। अगला उदाहरण देखिए, जगी वनस्पतियां अलसाई मुख धोती शीतल जल से। अर्थात सुस्त या आलस्य से भरी वनस्पतियों को मनुष्य के भांति शीतल जल से, ठंडे जल से मुख यानी मुंह धोते हुए दिखाया गया है। देखिए, जिस प्रकार मनुष्य जब रात को सोता है, फिर जब सुबह उठता है तो वह आलस्य से भरा होता है। फिर वह अपने आलस्य को दूर करने के लिए जिस प्रकार ठंडे जल से, शीतल जल से अपने मुख को धोता है, उसी प्रकार वनस्पतियों को भी, अलसाई हुई वनस्पतियों को भी मनुष्य के भांति ही मुख धोने की क्रिया करते हुए दिखाया गया है। इसलिए यहाँ पर भी मानवीकरण अलंकार होगा। अगला उदाहरण देखते हैं। मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। अर्थात संध्या या शाम ऐसे हो रही है जैसे बादलों से भरे आसमान से कोई सुंदर परी उतर रही है। अर्थात संध्या को मनुष्य के समान उतरने की क्रिया करते हुए दिखाया गया है कि संध्या जो है ऐसे उतर रही है आसमान से जैसे कि कोई सुंदर परी उतर रही हो। तो यहाँ पर भी मानवीकरण अलंकार होगा। तो ये हमारे अलंकार से संबंधित प्रश्न थे। अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये काव्यांश दिया गया है, फिर इससे संबंधित प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं। तो देखते हैं। बदल दो जमाना धरा जगमगाओ, बदल दो जमाना धरा जगमगाओ, पसीना बहा धूल सोना बनाओ। घृणा को घृणा से कठिन जीत पाना, घृणा को घृणा से कठिन जीत पाना, कठिन बैर को बैर से दबाना। कठिन है बहुत राह इस जिंदगी की, बनाओ उसे तुम सुकोमल बनाओ। बदल दो जमाना धरा जगमगाओ, बहुत ही सरल है उठे को गिराना, बहुत ही सरल है बने को मिटाना। सरल है नहीं किंतु निर्माण करना, अगर हो सके तो इसे कर दिखाओ। बदल दो जमाना धरा जगमगाओ। तो ये था काव्यांश। अब इससे संबंधित हमारा पहला प्रश्न है। तो हमारा पहला प्रश्न है, कवि क्या करने के लिए कह रहे हैं? तो उत्तर हमारा क्या होगा? कवि सकारात्मक सोच के साथ मेहनत करते हुए नया निर्माण करने के लिए कह रहा है। तो कवि क्या करने के लिए कह रहे हैं? कवि सकारात्मक सोच के साथ मेहनत करते हुए नया निर्माण करने के लिए कह रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। धरा को कैसे जगमगाया जा सकता है? धरा अर्थात धरती को अपनी सोच बदलकर और नया निर्माण करके धरती को या धरा को जगमगाया जा सकता है। यदि हम अपनी सोच बदल दें और इस विश्व का नया निर्माण कर पाएं तो हम इस धरती को जगमगा सकते हैं। अगला प्रश्न,
कवि ने किन कार्यों को कठिन कहा है? कवि ने घृणा को घृणा से जीतना, यानी नफरत को नफरत से जीतना, बैर को बैर से दबाना और नष्ट की वस्तु का फिर से नया निर्माण करने को कठिन कहा है। हमारा अगला प्रश्न, कवि के अनुसार क्या करना सरल है? तो इसका उत्तर है, कवि के अनुसार किसी उठे हुए को गिराना, पहले से बनी किसी वस्तु को मिटाना बहुत ही सरल है। कवि के अनुसार कि कोई उठा हुआ है, मतलब खड़ा है या उठे हुए को, उसे गिराना आसान है और पहले से कोई वस्तु बनी हुई है उसको मिटाना भी बहुत ही आसान है। पर मुश्किल क्या है हमारे लिए? उस पहले से बनी हुई वस्तु को फिर से अगर हमने मिटा दिया है तो उसका फिर से निर्माण करना मुश्किल है। किसी वस्तु को मिटाना तो सरल है, लेकिन उसका फिर से पुनः निर्माण करना बहुत ही कठिन है। कवि क्या कर दिखाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं? कवि, इसका उत्तर देखिए, कवि सोच को बदलने, मेहनत करने और इस संसार का नया निर्माण कर दिखाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो कवि क्या कर दिखाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं? कवि सोच को बदलने, मेहनत करने और इस संसार का नया निर्माण कर दिखाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो बच्चों, ये थे हमारे अलंकार से संबंधित कुछ प्रश्न, जिसमें हमने अनुप्रास, उपमा, रूपक और मानवीकरण अलंकार को पढ़ा और समझा और काव्यांश से संबंधित प्रश्न भी किया। और अगली वीडियो में हम इसी पाठ के आगे कुछ प्रश्न जो रह गए हैं वे करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।